harder, you turn my heart out, throw me in water. I'm getting higher just to feel ya, 'cause I need to. No one knows it, heart is frozen from your poison. Taking the potion just to feel ya, 'cause I miss you. Oh my God, can't stop you like heroin. My love you got, there's no settlement. I can't pretend that we're nothing. Oh, I think I'm overdosing. I think that I think I'm overdosing. माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द विंची एक्सप्लेनर, जहां पर आपको कई सारी सीरीज और मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, लेकर आ गया हो अ डिस्कवरी ऑफ विच इज सीजन 1 एपिसोड 5 की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आप इस सीरीज की एक्सप्लेनेशन को एंजॉय कर रहे होगे। तो आइए एक्सप्लेन करते हैं एपिसोड 5 को विद नो फर्दर डिले। Welcome with me and guide me through the dark. Stand by. एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देख पा रहे थे डायना को, जो कि नहा रही थी। मार्थे उसके पास आती है और उसकी विच वाटर वाली पावर की तारीफ करती है, जो कि उसने सदियों से नहीं देखी थी। डायना बताती है कि वो बारिश नहीं करवाना चाहती थी, पर उसकी बॉडी मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाती। खैर, हम देखते हैं कि डायना अपनी एंड के पास जाना चाहती थी, पर ईजा वो उसे सीधा मना करती है, क्योंकि उसने अपने सन से प्रॉमिस किया था कि वो डायना को प्रोटेक्ट करेगी। ईजा वो डायना को तैयार होने के लिए कहती है, क्योंकि वो हंटिंग के लिए जा रहे थे। दूसरी तरफ हम मैथ्यू को देखते हैं, जो कि अपनी लैब के पास पहुंच चुका था, और मार्कस और मरियम उसे आके बताते हैं कि उसकी लैब में विचेस द्वारा हमला किया गया है। वो ये भी बताते हैं कि विचेस ने हैक करने की कोशिश की थी, पर वो कामयाब नहीं हो पाए। पर मैथ्यू खुद से लैब को देखना चाहता था। मैथ्यू ये शक भी जता रहा था कि ये काम पीटर नॉक्स का है। खैर, मरियम ये कह रही थी कि ये सब कुछ मैथ्यू की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो एक विच के लव में पड़ा है। वो ये भी बताते हैं कि लैब से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। हम देखते हैं कि लैब में मैथ्यू उस विच के सेंट को पहचान लेता है और वो गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। अब मरियम और मार्कस को पता चल चुका था कि मैथ्यू जरूर कुछ करने वाला है, और मरियम मार्कस से कहती है कि वो उसके भाई बॉडविन को कॉल मिलाए। हम देखते हैं कि मार्कस बॉडविन को बता रहा है कि मैथ्यू डायना से प्यार करने लगा है, और अब ये बात बुक ऑफ लाइफ की नहीं रही है। और इसके साथ ही वो लैब के ब्रोक होने के बारे में भी बताता है। मार्कस कहता है कि अगर मैथ्यू कुछ भी गलती करता है तो हमारी फैमिली के हेड होने के नाते बॉडविन को उसे सेव करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि उसके भाई बॉडविन की अलग ही सोच है। वो कहता है कि अगर मैथ्यू ने रूल तोड़ा तो उसे प्राइस पे करना पड़ेगा, यानी कि वो उसे कांग्रेगेशन से नहीं बचाएगा। दूसरी तरफ मैथ्यू को पता चल चुका था कि वो सेंट और किसी का नहीं बल्कि जिलियन का है, और मैथ्यू जिलियन को रास्ते में घेर लेता है। वो जिलियन को बाइट कर लेता है और उसकी मेमोरी में चले जाता है। जिलियन की मेमोरी में झांकने के बाद मैथ्यू देखता है कि जिलियन ने विचेस के डीएनए की फोटो ली है। शायद वो पीटर नॉक्स को बताना चाहती थी कि मैथ्यू विचेस के डीएनए पर रिसर्च कर रहा है। खैर, बाइट करने के बाद जिलियन जमीन पर गिर जाती है और मैथ्यू उसका फोन कलेक्ट कर लेता है, क्योंकि उसमें मैथ्यू के खिलाफ एविडेंस थे। दूसरी तरफ डायना और ईजा वो फॉरेस्ट में शिकार पर पहुंच चुके थे। हम देखते हैं कि ईजा वो डायना को डराने की कोशिश कर रही है, जो कि ये कहती है कि हो सकता है कि वो डायना का गलती से शिकार कर ले, इसलिए वो उससे दूर रहे। खैर, हम देखते हैं कि ईजाबो ने एक फॉक्स का शिकार कर लिया है और उसे गवारों की तरह खा रही है। ईजाबो बोलती है कि यही वैम्पायर का ट्रू नेचर है, और उसे मैथ्यू से लव करने के बारे में दोबारा से सोचने के लिए कहती है। डायना अपने जवाब से उसे बता देती है कि उसकी कोशिश फेल हो चुकी है, क्योंकि उसने अपना मन पहले से बना लिया था। नेक्स्ट सीन में हम जिलियन को देख पा रहे थे, जो कि बेहोशी की हालत में सिल्विया के हाउस में पहुंच चुकी थी, और सीन फोकस होता है कांग्रेगेशन के विचेस मेंबर पर। यहाँ पर सिल्विया द्वारा कांग्रेगेशन के इस मेंबर को बता दिया जाता है कि जिलियन मर चुकी है, पर मरने से पहले जिलियन ने ये बात पता लगा ली है कि मैथ्यू विचेस के डीएनए पर रिसर्च कर रहा है। हम देखते हैं कि पीटर नॉक्स ये सब सुनकर शॉक हो जाता है और ये सब सोचने की कोशिश कर रहा होता है कि मैथ्यू आखिर क्या करना चाहता है। दूसरी तरफ डायना, जो कि सेप्टोर में थी, वो अपनी आंट को कॉल मिलाती है और उसे बताती है कि कांग्रेगेशन से एक वैम्पायर आया था, जिसने उसे कोवेनेंट रूल के बारे में बताया था, और अपनी आंट से कह रही होती है कि आपने मुझे इस रूल के बारे में क्यों नहीं बताया। इस बात पर सैरा उसे ताने मारती है और कहती है कि तुम कभी भी मैजिक नहीं सीखना चाहती थी, इसलिए हमने तुम्हें कभी भी कांग्रेगेशन और उससे रिलेटेड रूल के बारे में नहीं बताया। डायना ये भी बताती है कि वो मैथ्यू से प्यार करती है और कांग्रेगेशन से नहीं डरती है। एक वैम्पायर को प्यार करने से जो भी रिजल्ट निकलेगा वो उसे देख लेगी। पर उसकी एंड सैरा बहुत ही वरी लग रही थी, क्योंकि डायना उसकी बात नहीं सुन रही थी।
थी। नेक्स्ट सीन में हम मैथ्यू और हैमिश को देख पा रहे थे और मैथ्यू हैमिश को अपने दिल का हाल बता रहा था। खैर हैमिश भी इस बात से वरी लग रहा था कि मैथ्यू कांग्रेगेशन के रूल को ब्रेक कर रहा है, पर मैथ्यू डायना के तारीफों के पुल बांध रहा था। पर एट लास्ट हम हैमिश को देखते हैं जो कि मैथ्यू को इनकरेज कर रहा है और कहता है कि लव किसी से कंट्रोल नहीं हो सकता और किसी को भी डायना और अपने बीच में मत आने दो। बाद में सीन फोकस होता है सेप्टोर में, जहाँ पर इजाब और डायना को कहीं ले जा रही थी। वो मैथ्यू के चाइल्डहुड के बारे में भी बताती है जो कि 1500 साल पुरानी बात थी। वो कहती है कि मैंने मैथ्यू को इन गलियों में खेलते हुए देखा है। उसके फादर क्राफ्टमैन थे और मैथ्यू भी उनकी तरह एक क्राफ्टमैन बना। वो उसे मैथ्यू का बनाया हुआ एक टावर और एक चर्च भी दिखाती है। डायना चर्च में एंटर करती है और उसे जमीन पर एक स्टोन दिखाई देता है। स्टोन पे ब्लांका और लूकस लिखा हुआ था। इजाबो रिवील करती है कि ब्लांका मैथ्यू की वाइफ थी और लूकस उसका बेटा था और वो दोनों फीवर की चपेट में आके मारे गए। वो यहाँ पर डायना को डिस्करेज करती है और बताती है कि मैथ्यू का सच्चा प्यार ब्लांका थी और वो डायना को ऐसा प्यार नहीं दे पाएगा। वो ये भी कहती है कि डायना मैथ्यू को कभी भी चाइल्ड नहीं दे पाएगी क्योंकि मैथ्यू 1500 सालों में किसी के साथ हम बिस्तर नहीं हुआ है। डायना एक दिन बूढ़ी होकर मर जाएगी और मैथ्यू को दोबारा से अपनी लाइफ जीनी पड़ेगी। हम देखते हैं कि डायना ये सब सुनने के बाद काफी दुखी लग रही थी। खैर चर्च से निकलने के बाद इजाबो बताती है कि मैथ्यू 37 साल की एज में टावर से गिर गया था और जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। इजाबो मैथ्यू के पास गई और उसे वैम्पायर बनने का ऑफर दिया, पर मैथ्यू दर्द में था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैथ्यू क्या कह रहा है और एट लास्ट उसने मैथ्यू को वैम्पायर बना दिया। इजाबो ये भी बताती है कि मैथ्यू के वैम्पायर बनने के बाद उसमें एक अजीब सी प्यास थी जो कभी भी बुझ नहीं पाती थी और इजाबो के हस्बैंड यानी कि फिलिप मैथ्यू से ऐसे कई सारे काम कराते थे जो कि उन लोगों को देखने में मनाही थी। शायद मैथ्यू का पास्ट काफी डार्क था। दूसरी तरफ सीन फोकस होता है कांग्रेगेशन में, जहाँ पर पीटर नॉक्स काफी भड़का हुआ नजर आ रहा था। वो बताता है कि उनकी एक विच वैम्पायर द्वारा मारी गई है, पर बॉडविन के पास भी इसका जवाब था। वो कहता है कि वो विच उनकी टेरिटरी में आई थी। खैर पीटर नॉक्स कहता है कि हमें डायना बिशप को वापस लाना होगा और इसके लिए हम एक टीम सेप्टोर भेजेंगे। बॉडविन इस बात से काफी नाराज लग रहा था। वो कहता है कि सेप्टोर उसकी प्रॉपर्टी है, कांग्रेगेशन से उसकी प्रॉपर्टी में कोई नहीं जाएगा और वो खुद ही सेप्टोर जाएगा और डायना बिशप को लेकर आएगा। मीटिंग खत्म होने के बाद हम सातू और पीटर नॉक्स को देख पा रहे थे। सातू कहती है कि हमें डायना के अंदर की पावर देखनी होगी और उस पर एक ओपनिंग स्पेल करना पड़ेगा। खैर पीटर नॉक्स बताता है कि ओपनिंग स्पेल बहुत ही खतरनाक होता है और उसका असर दोनों पे ही होता है, जिस पर वो मंत्र किया जाता है और जिसके द्वारा वो मंत्र बोला जाता है। वो उसे इस बात के लिए सचेत भी करता है कि डार्क मैजिक बहुत ही खतरनाक होता है। हम देखते हैं कि सातू पीटर नॉक्स को इस बात की एडवाइस भी देती है कि हमें दूसरे वैम्पायर्स के साथ काम करना चाहिए जो कि शायद बॉडविन के अगेंस्ट हो सकते हैं। और पीटर नॉक्स कहता है कि बॉडविन के अलावा दोनों ही वैम्पायर बहुत ही कमीने हैं। वो कहता है कि डोमिनिको चोरी छिपे सारे काम करता है और गैबर्ट की तो बात ही मत करो। ऐसी रूमर है कि गैबर्ट ने किसी विच को सदियों से कैद कर रखा है, इसलिए हम लोगों को उन दोनों से ही दूर रहना चाहिए। दूसरी तरफ सीन फोकस होता है एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर नथेलियन ने अपने चैट रूम वाले दोस्त बुलाए थे। इसी बीच वहाँ पर सोफी आती है और नथेलियन उससे मिलने जाता है। सोफी काफी वरी थी और कहती है कि मुझे तुम्हारी मॉम को अपने परिवार के बारे में बताना होगा। नथेलियन उसे यहाँ पर ऐसा करने के लिए मना करता है। वो कहता है कि इससे हमारे बच्चे पर खतरा आ सकता है, पर एट लास्ट वो मान जाता है। पर हमें कुछ भी समझ में नहीं आता कि सोफी यहाँ पर कौन सी सच्चाई के बारे में बात कर रही थी। दूसरी तरफ डायना सेप्टोर में एक रूम में थी और अपना रिसर्च वर्क कर रही होती है। इसी बीच वो अपने सामने की टेबल की ड्रॉर खोलती है और ड्रॉर के अंदर उसे एक बॉक्स दिखाई देता है। बॉक्स को ओपन करने पर उसे मेडल जैसी चीजें दिखाई देती है और उनमें से एक मेडल पर लिखा हुआ था द नाइट्स ऑफ लेजरस। खैर अभी हमें इसके बारे में कोई भी क्लैरिटी नहीं आती, पर आगे आने वाले एपिसोड में हमें काफी कुछ पता चलेगा कि द नाइट्स ऑफ लेजरस का मतलब क्या है। दूसरी तरफ हम मैथ्यू को देख पा रहे थे जो कि डायना के उस हेयर को स्मेल कर रहा था जो कि उसने डीएनए के सैंपल के लिए दिए थे। शायद वो डायना को याद कर रहा था और वो डायना को कॉल मिलाता है। डायना भी उसका कॉल देखकर खुश लग रही थी, पर दोनों की बातों से लगता है कि अभी भी दोनों के बीच थोड़ी बहुत नाराजगी थी। इसके बाद हम मैथ्यू को देख पा रहे थे जो कि रात भर डायना के डीएनए पर रिसर्च कर रहा था और मरियम के आने पर उसे रिजल्ट दिखाता है। मरियम भी उस रिजल्ट को देखकर चौंक जाती है। मैथ्यू बताता है कि अभी तक सारी स्पीसीज की पावर कम हो रही थी, पर डायना के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी पावर बिल्कुल वैसी है जैसी सदियों पहले विचेस में होती थी। मैथ्यू कहता है कि मुझे डायना को उसके रिजल्ट बताने होंगे और वो सेप्टोर के लिए निकल जाता है। मैथ्यू जब वहाँ पर पहुँचता है तो डायना उसका इंतजार कर रही थी और वो डायना को कन्फेस करता है कि वो भी उसे बहुत प्यार करता है और इजाबो उन दोनों को दूर से देख रही होती है। हम देखते हैं कि वो दोनों हाथ पकड़कर इजाबो के पास पहुंच चुके हैं और इजाबो उनसे कहती है कि तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो। मैथ्यू कहता है कि अगर आप हम दोनों को नहीं अपनाएगी तो मैं यहाँ से चले जाऊंगा, पर इजाबो कहती है कि तुम मेरे बेटे हो और हम देखते हैं कि उसने फाइनली डायना को भी अपनी डॉटर मान
लिया है और डायना को कहती है कि अब से तुम डिक्लेयरमेंट फैमिली का हिस्सा हो, तुम अपनी रक्षा खुद से कर सकती हो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें करेज है कि तुमने मेरे बेटे से प्यार किया है। खैर अब हम फाइनली देख पा रहे थे कि एक विच किलर का माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो चुका है जो कि अपने बेटे के प्यार के आगे झुक गई है। दूसरी तरफ सीन फोकस होता है गैबर्ट के घर पर जो कि फिर से उस विच वाले हेड को निकालता है। हमें पता चलता है कि वो अपने खून से ही उसे जिंदा रख रहा है। हम देखते हैं कि वो उससे कुछ जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा है पर वो फिर से वही बात बोल रही है कि भेड़िए और शेर के खून वाली विच से दूर रहे। वो उससे दोबारा पूछने की कोशिश करता है और वो विच अपनी दूसरी लाइन रिवील करती है कि वो भेड़िए और शेर के खून वाली विच चिल्ड्रंस ऑफ द नाइट को डिस्ट्रॉय कर देगी। वो ये भी बोलती है कि लाइट एंड डार्क जिनमें से एक उसके करीब आ रहा है। उस विच की काफी सारी बात हमारी समझ से बाहर निकल जाती है पर जब वो बोलती है कि लाइट और डार्क उसके करीब आ रहा है तब हम सातू को गैबर्ट के घर की तरफ आते हुए देख पा रहे थे। शायद उसका लाइट और डार्क में से डार्क का मतलब सातू से था और शायद ये हो सकता है कि लाइट से उसका मतलब डायना से हो क्योंकि लाइट और डार्क बुराई और अच्छाई को रिप्रेजेंट करते हैं और डायना यहाँ पर अच्छी है और सातू बुरी। खैर गेट ओपन होता है और हम गैबर्ट को वहाँ पर देख पा रहे थे जो कि सातू के वेलकम के लिए वहाँ पर खड़ा था और हमें पता चल चुका था कि सातू आखिरकार अपने मन की कर रही है जिसने पीटर नॉक्स की सारी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी है। खैर सीन फोकस होता है सेप्टोर में जहाँ पर इजाबो मार्थे से बात कर रही होती है जो कि कह रही होती है कि विचेस यहाँ पर डायना को ढूंढते हुए जरूर आएंगे और डायना को कैसे भी करके अपने आप को इम्प्रूव करना होगा यानी कि अपने आप को मजबूत बनाना होगा। उसका यहाँ पर मतलब था मैजिक सीखने से क्योंकि डायना का उसके मैजिक पर कोई कंट्रोल नहीं है। वो ये भी कहती है कि डायना की कमजोरी हमें मुसीबत में डाल सकती है। दूसरी तरफ मैथ्यू डायना को उसके डीएनए के रिजल्ट दिखा देता है। वो बताता है कि उसके डीएनए के हिसाब से उसके अंदर एयर और वाटर की पावर तो है ही, इसके साथ उसके अंदर अर्थ की भी पावर है। डायना कहती है कि मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि मेरे अंदर इतनी सारी शक्तियां हैं। मैथ्यू कहता है कि तुम्हारा मैजिक सो रहा था और अब वो बाहर आना चाहता है। नेक्स्ट सीन फोकस होता है एक पार्टी में जहाँ पर हम डोमेनिको को देख पा रहे थे जो कि वहाँ पर जूलियट से मिलने आया था। वो कहता है कि तुमने मैथ्यू के बारे में कोई भी जानकारी नहीं निकाली है। जूलियट कहती है कि मैथ्यू ऑक्सफोर्ड में नहीं है और इसमें मेरी बिल्कुल भी गलती नहीं है। खैर हम देखते हैं कि डोमेनिको जूलियट को डायना बिशप के बारे में बताता है और उसे भड़काने की कोशिश करता है क्योंकि हम तो जानते ही है कि जूलियट मैथ्यू के पीछे पागल है। वो बताता है कि मैथ्यू डायना बिशप नाम की विच से प्यार करने लगा है और अभी वो उसके साथ सेप्टोर में है। जूलियट ये सुनने के बाद वहाँ से चली जाती है। शायद डोमेनिको ने अपना काम कर दिया था। नेक्स्ट सीन में हम डायना को देख पा रहे थे जो कि मैथ्यू के साथ उसके बेड पर थी। वो उठती है और रनिंग के लिए निकलती है। इसी बीच हम देखते हैं कि कोई आकर उसे उड़ा ले जाता है और इसी के साथ ही एपिसोड 5 एंड हो जाता है। आई होप कि आपने इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। One look, the heat is rising, and I've been cold for so long. One touch.